आपका फिर से स्वागत है। देखिए, एक जो यहाँ पे एक अभी टॉपिक आया था कि ये चुनाव की प्रोसेस उपराष्ट्रपति की होती कैसी, यानी कि ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत जो क्या होता है पद्धति के अनुरूप गुप्त मतदान के द्वारा होता है। हालांकि एकल संक्रमणीय मत ये पद्धति होती क्या है, ठीक है। तो अभी एक आप ही में से एक ने सही आंसर अभी दिया था। इसमें एक चीज और थी कि इसमें होता यह है कि जैसे कि मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वो चार लोग शामिल हैं, जो कि क्या है कि ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। तो चार लोग हैं, अगर जो लोग भी वोटिंग इसमें करेंगे, ठीक है, तो होता क्या है कि वो चारों को क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। मान लीजिए ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। तो वो किसी एक को नहीं देंगे, यानी कि वो हो सकता है कि वो चौथे वाले को नंबर एक पे दें, तीसरे वाले को नंबर चार पे दें, दूसरे वाले को वो तीन पे रखें और पहले वाले को नंबर फोर्थ पे, मतलब कि उसकी जो है वोटिंग करें। तो इस रूप में वोटिंग होती है, ठीक हो गया, यानी कि वो किसी एक व्यक्ति को नहीं देगा। तो अब इसी प्रकार से सभी लोग जो है वोटिंग करेंगे, तो वोटिंग करेंगे तो जो नंबर एक पर है पहले उसकी काउंटिंग होती जाएगी, होती रहेगी, होती रहेगी। उसके बाद में फिर जो नंबर दो पर है वो उसकी जो होगी उसकी होगी काउंटिंग। तो इस रूप में देखा जाएगा कि पहले पे कौन आया, दूसरे पे कौन आया, फिर तीसरे नंबर पर कौन आया, फिर चौथे नंबर पर कौन आया। इस रूप में होती है। तो ऐसे केस में होता यह है कि जो पहले नंबर पर जो आया है, हो सकता है कि ये बाद में क्या हो कि ये जो है जो भी ये मतलब बाद में ये शामिल ही ना हो, मतलब कि यानी कि ये उपराष्ट्रपति वाला पद ये लेने के मूड में ही ना हो। तो ऐसे केस में फिर इसका जो सिलेक्शन होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर जो दूसरे नंबर पे जो भी अभ्यर्थी जो आया था, तो इसको उपराष्ट्रपति वाला पद जो है वो दे दिया जाएगा। तो इस रूप में मतलब कि ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस की एक छोटी सी ये जानकारी थी, और बाकी इसकी जो और वो जानकारी होगी वो अभी देखते हैं आगे वाले सेशन में होगी। तो अब ये इसकी रीति होती है, ठीक है। और ये पदावधि की बात होती है, ये 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है। या उससे पहले अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के नाम लिखकर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम अब देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। अब हटाने की ये प्रक्रिया, देखिए यहाँ से भी कई बार सवाल ये आए हैं एग्जामों में कि भाई उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया है, नहीं है, क्या है, क्या चीज होती है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता वो जो है नहीं होती है। हालांकि महाभियोग की आवश्यकता सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए होती है, ठीक है। तो राज्यसभा संकल्प अगर पारित अगर वो कर देती है प्रभावी ये बहुमत से, तो तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है, ठीक हो गया। लेकिन ऐसा काम करने से पहले ये सिर्फ अधिकार राज्यसभा को ही है। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का ही सभापति होता है, वो सिर्फ इसीलिए, ठीक है। और लेकिन जब अगर राज्यसभा जो है ऐसा संकल्प लाएगी कि उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो उसको हटाने से, उस कार्रवाई को करने से पहले उसको संबंध राष्ट्रपति को यानी उपराष्ट्रपति को 14 दिन के 14 दिन जो यानी 2 हफ्ते पूर्व सूचना देना अनिवार्य है लिखित में, ठीक है। और ऐसे संकल्प का लोकसभा के द्वारा सहमति भी आवश्यक होती है आगे जाकर। मतलब उपराष्ट्रपति अभी कोई है मान लीजिए, ठीक है, सपोज कर लीजिए, उसको अगर हटाना है तो डायरेक्ट लोकसभा में ये चीजें नहीं होंगी। यानी कि पहले जिस सदन का सभापति है उस सदन एक संकल्प पारित उसे हटाने के लिए करेगी, और वहां पे अगर वो बहुमत से यानी कि ये प्रभावी अगर बहुमत से पारित हो जाता है, उसके बाद लोकसभा की सहमति ली जाती है, ठीक हो गया। और सहमति में अगर लोकसभा के सदस्यों ने भी अगर हामी अगर भर दी, तो फिर इसको अपने पद से हटना ही पड़ेगा। तो ये बेसिक है, और महाभियोग के रूप में उपराष्ट्रपति को हटाने का वर्णन भी संविधान में कहीं पर नहीं मिलता। ये बात भी आपको ध्यान में यहाँ पर रख लीजिएगा, ठीक है। और इसके जो कार्य होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो मैंने आप लोगों को मैंने समझा दिए। तो यहाँ पर वही चीजें हैं। अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो देखिए, ये भारत के उपराष्ट्रपतियों के नाम है, उनका क्या है, ये कार्यकाल है। तो ये चीजें ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी। अभी वर्तमान में वेंकैया ये नायडू जी क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और ये 15वें नंबर के हैं, ठीक है। तो ध्यान में आप लोग रखिएगा। और नंबर वन सबसे अगर ये पहले की बात हम करेंगे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, ये देश के भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए अब
उपराष्ट्रपति वाला सेशन आपका समाप्त हो गया है। अगला जो टॉपिक है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, अब ये होती क्या है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हालांकि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है ये मंत्रियों की ये नियुक्तियां, ये जनरली इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ये प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। ठीक हो गया। और इस मंत्रिपरिषद में जो सदस्य शामिल होते हैं वो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में आपको रखनी होंगी। चलिए इस वाले सेशन में कुछ ऐसी चीज इंपॉर्टेंट है नहीं फाइनल, इसको एक बार आप लोग ये खुद भी नबत देख लेना। ठीक है, और उसी प्रकार से जो ये केंद्रीय मंत्री जी मंडल होती हैं तो उनकी विभिन्न जो है ये समितियां होती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी हालांकि ये जल्दी कभी सवाल ज्यादा आया नहीं है, तो हम इन दोनों को हम छोड़ते हैं और इसको आप लोग एक बार अच्छे से लगभग देख लीजिएगा। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक आता है ये है भारतीय संसद, अध्याय ये 23 में है संसद। ठीक है, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में हम यहाँ से करते हैं शुरुआत। तो आप देखिए संसद यानी कि आर्टिकल 79 की हम बात करें तो संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, यानी कि संसद का निर्माण की व्याख्या जो है आर्टिकल 79 में है। ठीक है, 3 अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक हो गया, यानी कि ये ही तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। आर्टिकल 80 में हम देखें तो राज्यसभा की संरचना की व्याख्या है। ठीक है, आर्टिकल 81 में हम देखें तो लोकसभा की संरचना की व्याख्या है। अब इन दोनों लोकसभा राज्यसभा में इन दोनों में स्थायी रूप से कौन सी सभा जो है रहती है जो कि कभी भंग नहीं होती है, ये भी सवाल कई बार आया है। अभी देखिए, अभी उत्तराखंड में कुछ बीते समय में कुछ ऐसे एग्जाम हुए हैं जिसमें एक सवाल दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कभी भंग नहीं होता, मतलब मतलब भंग का मतलब है कि जिसे कभी हटाया नहीं जा सकता। ये था सवाल। तो ऐसे केस में आपका विधानसभा भी था, विधान परिषद भी था ऑप्शन में, लोकसभा भी था और राज्यसभा भी था। तो आपके हिसाब से क्या आंसर सही होना चाहिए? आप लोग एक बार जी कमेंट्स में दे दीजिए। तो देखिए राज्यसभा की बात है, हम यहाँ पे कर देंगे आर्टिकल 80 के अधीन में राज्यसभा की संरचना की व्याख्या है। तो अब इनमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, क्या क्या। तो अधिकतम जो सदस्यों की बात होती है तो 250 जो होते हैं अधिकतम इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट ध्यान में ये भी रखना पड़ेगा। जिसमें से ये 12 जो लोग होते हैं वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, जो कि क्या है कि जो है कला, क्षेत्र, विज्ञान, इन क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं। ये 12 लोग होते हैं और जो निर्वाचित होते हैं वो होते हैं आपके 238 लोग। तो इन दोनों को जोड़कर इतने सीटें मतलब की होती हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये बाकी डिटेल में तो इसमें और नीचे की चीजें यहाँ पर नहीं आती हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान की हम बात अगर हम करें, हालांकि अब ये जो है ये किस समय का है क्या होता है, ये पीडीएफ 6 महीने पहले की है या फिर 1 साल पहले की है, लेकिन ये मतलब कि चलिए इसके स्वरूप को भी हम देख लेते हैं। तो वर्तमान में इसमें लिखा गया है कि 245 लोग क्या है कि ये मतलब सदस्य हैं राज्यसभा के। जो फिलहाल इसमें इतना ही जानना है, और 12 लोग क्या है कि मनोनीत हुए हैं। ठीक है, और राज्यसभा ऐसी सभा है जो कि ये कभी भी भंग नहीं होती है, और इसके जो सदस्य होते हैं वो 6 साल में अपने पद को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला और भी चीजें आएंगी। देखिए, इनमें निर्वाचन की बात हम करेंगे तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी ये पद्धति तथा खुला मतदान के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे खुले मतदान की बात मतलब की हो गई। अभी हम अगर राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति की हम बात अगर हम करेंगे तो वैसे केस में एक शब्द आता है गुप्त मतदान। ठीक है, तो उन लोगों के लिए गुप्त मतदान जो है होता है, और बाकी के लिए जो होता है वो खुला मतदान होता है। जैसे अभी अगर विधानमंडलों की बात करें या फिर हम लोकसभा या फिर राज्य सभा की बात करें तो ये ओपन मतदान होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़े। तो इस लाइन को फिर से आप लोग देख लो, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। बस ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में यहाँ पर ये रखने वाली है। और राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है ये चौथी अनुसूची में दिया गया है।
ठीक हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर हम भारत में हम देखें, भारत में ये जनसंख्या के आधार पर ये क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। अगर यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ये भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर उसके मतलब कि राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं बनाए जाते हैं। लेकिन भारत में क्या है, जनसंख्या को ही बेस माना गया है, चाहे राज्यसभा के सेंस में हो या लोकसभा के सेंस में हो या विधानसभा के या जो भी परिषद की सेंस में हो। तो ये आधार माना गया है। कभी अगर भविष्य में आप लोगों से कभी भी इंटरव्यू में या फिर कहीं पर सवाल अगर दे दे तो ये लाइन भी ध्यान में रखना। तो अब देखें कार्यकाल की बात हम करेंगे तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं और इतने ही सदस्यों का दोबारा से चयन होता है। ठीक है, ये लाइन भी कई बार आ चुकी है। हर 2 साल के बाद में एक वन बाई ये आपके थर्ड सदस्य जो होते हैं, ये कौन से सदस्य हैं, ये वाले सदस्य हैं। अगर ये 250 की हम बात करें तो हर 2 वर्ष में ये यहाँ 250 में से वन बाई जो भी थर्ड सदस्य होंगे जिनका समयकाल 6 वर्ष हो चुका होगा, तो वो यहाँ से सेवानिवृत्त होंगे और जितनी सीटें खाली होंगी फिर से ये पुनः जो है निर्वाचन होगा उन सीटों के लिए। ठीक है, तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब योग्यता की हम बात करते हैं कि राज्यसभा के लिए योग्यता क्या-क्या होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, पहली चीज़, और आयु 30 वर्ष की हो चुकी हो और लाभ का पद क्या हो, उदाहरण वो ना किया हुए और भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक नामावली में उसका जो है नाम होना चाहिए। ठीक है, अगर नाम नहीं है तो वो नहीं लड़ सकता। ठीक हो गया? अगर इसलिए हालाँकि अगर आप भारत के अगर नागरिक हैं तो आपका भी नाम उसमें होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग जो है युक्त करवा लीजिएगा। ठीक है? अगली है, अब देखिए अन्य योग्यता के बारे में भी हम जान लें कि जिसके बेस पे उसको हटाया जा सकता है। एक है दिवालिया अगर हो गया हो या लाभ का पद अगर उसने धारण कर रखा हो या चुनावी अपराध में दोषी हो या सामाजिक अगर जो अपराध में भी दोषी हो, ठीक है? तो ये चौथा पॉइंट तो ये अपवाद है, ठीक है? ये तो सभी होते हैं आजकल। सभी का मतलब है कि मैक्सिमम होते हैं, सभी नहीं मतलब मैक्सिमम होते हैं। ये पाँचवाँ पॉइंट है कि 2 वर्ष से अधिक का जो है जिसने कारावास अगर झेल रखा हो, काट रखा हो, तो वो भी क्या होता है कि वो इस श्रेणी में आ जाता है, यानी कि वो उसे भी राज्यसभा का सदस्य बनने का अधिकार नहीं होता है। अब देखते हैं राज्यसभा के कुछ स्पेशल राइट्स कौन-कौन से हैं, विशेषाधिकार, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 249, आर्टिकल 312। अब जल्दी से बताओ 312 में आप लोगों को मैंने क्या बताया था? अब कुछ याद आ रहा होगा आपके। 312 में है क्या चीज़? आर्टिकल 312। मैं बढ़ता हूँ आगे, आप लोग आंसर दो। अगला है आपका उपराष्ट्रपति को ये पद से हटाने का ये प्रस्ताव भी वो यही पॉइंट यहीं से आता है। अगला पॉइंट है लोकसभा भंग होने की स्थिति में आपातकाल की अवधि बढ़ाने का अधिकार वो किसको है? राज्यसभा को है। ठीक है? तो इतनी चीज़ें ध्यान रखना। अच्छा मैंने क्या पूछा अभी? 312 है। आर्टिकल 312 में क्या चीज़ है? जिसको नहीं मालूम है वो जल्दी से बता दे वो भी कि हाँ या ना। अगला है वर्ष 2003 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन भी किया है। ठीक है, अब वो क्या-क्या चीज़ें हैं वो भी हम जानेंगे आगे। ये सब चीज़ें अब आगे हम जितना हम पढ़ेंगे तो ये सब बेसिक है और जो चीज़ नहीं आती वो चीज़ मैं आपको समझा भी नहीं रहा हूँ। याद नहीं है आपको तो सुन लो। 312 में मैंने आपको बताया था अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित आर्टिकल है। ठीक है? और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जो भी सेवाएँ होती हैं, उसका गठन राज्यसभा कर सकती है। ये भी चीज़ें मैंने आपको बताया था, ठीक है? अगर जिसको याद नहीं है वो अब ध्यान से सुन ले। ठीक है? तो इतनी शक्ति मतलब कि राज्यसभा के हाथों में होती है ये चीज़ें भी। ठीक हो गया? चलिए। अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन क्या-क्या हुआ है भाई? संसद ने क्या किया है? तो पहला है आपका कि राज्यसभा में निर्वाचन हेतु ये निवास की शर्त को हटा दिया गया है। ठीक हो गया? यानी कि निवासित होने का जो ये थी शर्त थी, वो हटा दी गई है। दूसरा है कि गुप्त मतदान के स्थान पर खुला मतदान की व्यवस्था भी मतलब कि वो हुई है, जो कि अभी हमने ऊपर अ, अभी जान लिया है। ठीक है? चलिए आगे की अब बढ़ते हैं। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यसभा में
अब देखिए ये इंपोर्टेंट लाइन है, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश और फिर दिल्ली और ये पुदुचेरी को भी प्रतिनिधित्व जो है दिया गया है। ठीक है, अब इनके लिए भी सीटें जो है निर्धारित मतलब की ये की गई हैं 1956 में ही। ठीक है, अब इनकी सीटों को जरा मैं एक बार दिखा दूं। ये देखिए, ये हो नीचे आ गई। ये देखिए, ये जो एक ये है केंद्र शासित वाला, ये दिल्ली वाला आ गया आपका, और ये है पुदुचेरी वाला आ गया। तो इनके सीटों के आवंटन भी जो है राज्यसभा में दिया गया है। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान रखेंगे। और ये 7th भारतीय संशोधन के द्वारा दिया गया 1956 में जो हुआ था। ठीक है, इनको भी यहाँ पर सीटों के बेस पर अपना प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करने हेतु दिया गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब लोकसभा की संरचना। ठीक है, अभी हमने राज्यसभा के बारे में जाना, अब हम जान लेते हैं लोकसभा के बारे में। ठीक है, यानी कि ये निचली सदन है और ये भंग हो सकती है कभी भी। आर्टिकल 81 में है आपका लोकसभा की संरचना। अब देखिए आर्टिकल 79 जल्दी से मुझे बताओ, आर्टिकल 80 में ये क्या चीज है, जल्दी से ये भी बताओ। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है आपका लोकसभा की संरचना। 81, आर्टिकल 81, इसमें अधिकतम जो संख्या हो सकती है 552। ठीक हो गया। अब क्या है कि अब इसमें संशोधन हो चुका है। अब वो क्या संशोधन हुआ है, वो है आपका कि इसमें जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 लोगों को मनोनीत यहाँ पर किया जाता था, अब उनका मनोनयन अब नहीं होगा। अभी तो फिलहाल ये बने हुए हैं, जैसे ही लोकसभा का विघटन होगा अब, ठीक है, और ये 24 में शायद होगा, तो अब उसके बाद में ये 2 सीटें जो है खाली ही रहेंगी। अब ये खाली का मतलब यह है कि ये सीटें हटा दी गई हैं। ठीक है, अब इनका मनोनयन नहीं होगा। तो वैसे केस में अब लोकसभा की अधिकतम जो संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 500। आपकी अब कितनी 52 है ना, 552, तो अब हो जाएंगे 550। ठीक है ना। जहां तक की बात सभी की क्लियर है। ठीक है, और ये हटाई गई है संसद के लिए और विधानसभाओं में जो आंध्र भारतीय समुदाय के लोग होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान में, ये चीज आपको रखनी है। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अब जो वर्तमान में है कितने इतनी ज्यादा चीजें नहीं आती हैं। चलिए, अब इनका भी निर्वाचन जो है, अब ये कैसे होता है थोड़ा सा ये भी हम जान लेते हैं। अब इनका निर्वाचन थोड़ा सा अलग है, यानी कि वो बिल्कुल नॉर्मल वाला है। जो अभी अगर हम नॉर्मल जो हम वो देते हैं ना, इलेक्शन करते में हम वोटिंग करते हैं, तो वैसा नॉर्मल वाला है। यानी कि देखिए, निर्वाचन की अगर रीति को हम जान ले लोकसभा में, तो लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं, बल्कि ठीक है, ये क्या है, ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। ठीक हो गया, यानी कि ये सभी राज्यों में एक साथ में ये जो है किया जाता है। यानी कि और ये भी क्या होता है, ओपन ही होता है। और अगर लोकसभा के कार्यकाल की हम बात करें तो 5 वर्ष का होता है। और लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जिसे ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर समय से पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा भंग कभी भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए लोकसभा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य होने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लेकिन राज्य सभा के सदस्य होने के लिए जो है 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है सभी को इतनी चीजें। चलिए अगला है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। अब ये लोकसभा का अध्यक्ष होता कौन है, ये होता कौन है, तो देखिए आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा जो है स्वयं अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष को चुनती है और उपाध्यक्ष दोनों को ही चुनती है। और वही जो है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, यानी कि लोकसभा के स्पीकर के रूप में वो काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगला पॉइंट है कि अगर अध्यक्ष और फिर ये जो उपाध्यक्ष दोनों के पद जो है रिक्त होने पर लोकसभा के द्वारा बनाए गए ये 10 सदस्यों की ये तालिका में से वरिष्ठतम श्रेणी में जो तीसरा व्यक्ति आएगा। अब देखिए, जो लोकसभा का स्पीकर बनाया जाता है तो उसके लिए भी क्या होती है, वोटिंग होती है। वोटिंग में जो है लगभग 10 लोगों को जो चुना जाता है, 1 2 3 4 5 से लेके वो लगभग 10 तक। तो इसमें से क्या होता है, नंबर 1 वाला जो बनता है वो बनता है स्पीकर, और दूसरा वाला बनता है उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर। मान लो ये दोनों ही नहीं है,
तो ये तीसरे व्यक्ति को जो यानी कि अब नीचे वाले सभी लोगों में क्या हुआ, अब ये क्या हुआ सबसे सीनियर होगा, तो अब ये तीसरे वाले को स्पीकर बनाया जाएगा और चौथे वाले को डिप्टी स्पीकर। ठीक है ना, क्लियर है सभी को? चलिए अब हम बढ़ते हैं लोकसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। तो विधेयक, कोई सा भी अगर ऑर्डिनेंस है, विधेयक है, वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय केवल और केवल लोकसभा का स्पीकर ही करता है। ठीक है, और क्या करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये क्या हेडिंग भी करता है। ठीक है, और निर्णायक दल बदल निहत्ताओं का निर्णय भी यही करता है, और संसदीय समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति भी यही करता है। संसदीय समिति जो है बहुत सारी होती है, लोक लेखा समिति हो गई, बहुत सारे हो गए, तो ऐसे में उनके जो हेड होते हैं उनकी नियुक्ति भी स्पीकर ही करता है। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है, दो चीजें आती हैं बस, वो है आपका कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय करता है स्पीकर। दूसरा है इम्पोर्टेंट की संयुक्त बैठक जो होती है किसकी, राज्यसभा और लोकसभा की, तो उसका संचालन यानी कि उसकी अध्यक्षता भी यही करता है, स्पीकर ही करता है। लेकिन अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं, बहुत बार यही सवाल घुमा कर दिए जाते हैं कि देखिए कि संयुक्त, जो पहला सवाल है आप लोग मुझे आंसर देंगे, संयुक्त बैठकों का या लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त ये बैठक का आह्वान कौन करता है, ये पहला सवाल है आपका। ये मुझे आंसर आपको मतलब आप लोग देंगे मुझे, इन दोनों की संयुक्त बैठक का आह्वान कौन करता है। दूसरा सवाल है कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अब जरा आप लोग दो जल्दी से दीजिए आप लोग आंसर, क्योंकि ये दोनों ही सवाल आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान की दृष्टि से। हाँ ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होगा वो आहूत करेगा, आह्वान करता है दोनों के संयुक्त ये जो है बैठक के लिए। ठीक हो गया, और लेकिन संचालन जो होता है वो यही करता है स्पीकर। तो इन दोनों सवालों को ध्यान में अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये सवाल आएगा और जरूर आएगा। अगला है आपका प्रमोट स्पीकर। अब ये कौन होता है प्रमोट स्पीकर, जिसे अस्थायी अध्यक्ष की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो चुनाव के जो पश्चात जब नई लोकसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, जो कि लोकसभा का संचालन ये करेगा। ठीक है, जो कि ये क्या होता है, जो कि प्रायः लोकसभा का वरिष्ठतम ये सदस्य होता है। ठीक है, तो यानी कि जब तक लोकसभा, जैसे कि लोकसभा का अब चुनाव हुआ है और नई नई लोकसभा बिल्कुल बनी है, सभी लोग बैठे हैं, तो भाई अब एकदम से तो वो अपने सदस्यों में वोटिंग करके हाथों हाथ वो चुनेंगे नहीं, उसमें भी कुछ दिन लगते हैं। ठीक है, तो जब तक ले लोकसभा अपने में से ही नए स्थायी सदस्य को नहीं चुन लेती है, तब तक राष्ट्रपति जो होता है वो एक वरिष्ठतम उसकी समझ में जो सबसे सीनियर होता है, तो वो क्या करता है कि वो एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसी को चुनता है, जो कि संचालन करेगा लोकसभा का। उसे ही कहा जाता है क्या चीज, उसे ही कहा जाता है लिपोटेम स्पीकर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है। चलिए, तो ऐसे ही भारत के ये पहले ये प्रोटेम स्पीकर जो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक हो गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसके पास भी वही सारी शक्तियां होती हैं जो एक परमानेंट स्पीकर के पास होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी। अब है अगला है आपका लोकसभा के सभापति की ये तालिका। ठीक है, हालांकि ये एग्जाम में जल्दी आया भी नहीं है। फिर है राज्यसभा का सभापति। तो यहाँ से जो आपका ये वाला सेशन जो है कल हम देखेंगे, तो इतनी चीजें जो आज आपकी हो चुकी हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आई होंगी। और एक बार इसका रिव्यू भी आपके पास में कोई भी अगर अच्छी बुक है तो उसमें से इसकी इस चीज को समझ लें और रिविजन भी कर लें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि जिसने भी हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।